हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिन्हा। आप सभी लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आप सभी लोग कैसे हैं? सब बढ़िया ही होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में आप सभी लोगों को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सेल चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाई थी। आज मैं उसी को कंटिन्यू करवाऊंगी। तो चलिए मैं अपनी लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। ये सब मैंने पिछले क्लास में सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा दिए थे, आप लोग सब रिवीजन करके आए होंगे। तो चलिए मैं आज के क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, व्हिच मॉलिक्यूल इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। इसका आंसर कमेंट में जल्दी से आप लोग लिखिए कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है सेलुलर एक्टिविटीज का, कौन सा है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एटीपी, क्योंकि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन था? एटीपी था। चलिए आप हम लोग ऑप्शन देख लिया जाए, क्या क्या ऑप्शन में नहीं है। जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज। नहीं, ग्लूकोज तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, प्राइमरी फुल ऑफ द बॉडी है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी कौन? आपका एटीपी। फिर एनएडीएच। एनएडीएच तो आपका हेल्प करता है एटीपी बनने में, लेकिन ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी आपका कहीं ना कहीं एटीपी फॉर्मेशन होने में हेल्प करे, जैसे सेलुलर रिस्पायरेशन में आपका ऑक्सीजन का बहुत जरूरी है, लेकिन ये डायरेक्टली प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तो नहीं है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? मेनली आपका एटीपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। अभी मैंने आपको बताया कि एटीपी क्या है? प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज है। जितनी भी अपना बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए मेनली कौन सा प्राइमरी सोर्स होती है? एटीपी होती है। कौन होता है? एटीपी होता है। इट स्टोर्स एनर्जी। ये अपनी एनर्जी को किस वे में स्टोर करते हैं? फॉस्फेट बॉन्ड के बेसिस पर स्टोर करते हैं अपनी एनर्जी के। इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। सही मैंने बताया आपके कौन सा किस वे में करते हैं? फॉस्फेट बॉन्ड के बेसिस पर हाई एनर्जी अपना स्टोर करते हैं। वेन एटीपी ब्रोकन, जब एटीपी जब टूटेगा तो क्या देगा आपको? एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप देगा। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एटीपी किसका बना हुआ रहता है? एटीपी आपका एडीपी प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है। तो जब एटीपी और फॉस्फेट से जब बना हुआ है तो जब आपका एटीपी जब टूटेगा तो एडीपी और फॉस्फेट ही ना देगा। जब एटीपी जब टूट रहा है तो क्या देगा आपका? एडीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप देगा। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि एटीपी कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है या किसका बना हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा एडीपी प्लस फॉस्फेट से, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट से बना हुआ है आपका एटीपी। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज ए फ्यूल मॉलिक्यूल बट इट मस्ट बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। जब आपकी बॉडी में जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो उस समय ग्लूकोज टूट के क्या बनाता है? एटीपी बनाता है। लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट क्या है? वो डायरेक्ट एनर्जी का सोर्स हो गया। जो एटीपी है वो उसका एनर्जी का सोर्स कौन है? ग्लूकोज है। क्योंकि ग्लूकोज से ही आपका टूट कर क्या बन रहा है? एटीपी बनता है। और कब बनता है? सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान बनता है। फिर क्या है? एनएडीएच। एनएडीएच क्या है? एनएडीएच इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट हेल्प्स प्रोड्यूस एटीपी। एनएडीएच भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसके मदद से एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये डायरेक्टली यूज्ड एज एनर्जी नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? एनर्जी सोर्स ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। एनएडीएच को नहीं बोला गया। फिर क्या है? ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या है? ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। बताइए साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है? आप सभी लोगों को पता है कि साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन एक वैसा ऑर्गन है जो क्या करते हैं? अपना अपना जो सेल है उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं या फिर मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। कौन करते हैं? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट रहता है, उसी के वजह से आपका क्या रहता है? आपका सीरिया और फ्लैजेला क्या करते हैं? मोटिलिटी करते हैं, मूव करते हैं। तो इसीलिए साइटोस्केलेटन का मेनली फंक्शन क्या होता है? मोटिलिटी प्रोवाइड करना सेल को और फिर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला क्या ऑप्शन है? सिंथेसिस प्रोटीन। नहीं, कौन कर रहा था सिंथेसिस प्रोटीन? आप लोग कमेंट में जल्दी से लिखिए। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन कर रहा था? प्रोटीन को कौन निर्माण कर रहे थे? राइबोसोम। कौन कर रहा था? राइबोसोम।
फिर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यस करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बी, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, क्योंकि साइटोस्केलेटन का मेनली क्या काम है, स्ट्रक्चर सपोर्ट करना और फिर क्या करना, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना। फिर क्या है इसका, स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। कौन कर रहे हैं जल्दी से कमेंट में लिखिए, कल मैंने आपको बताई थी कौन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, न्यूक्लियस। फिर क्या है, पैकेजिंग प्रोटीन, ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी कि कौन कर रहा था पैकेज प्रोटीन, गोल्गी बॉडीज। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोला गया है। द साइटोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इन द सेल। साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन एक प्रोटीन का फाइबर का एक नेटवर्क है जो मिलकर किसका कंपोज रहता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोफिलामेंट्स का और इंटरमीडिएट फिलामेंट का। इसका कौन साइटोस्केलेटन बना हुआ रहता है। इट इज मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल। अभी मैंने बताया कि क्या करता है साइटोस्केलेटन, स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है सेल को, और क्या करता है उसका शेप को मेंटेन करता है, फिर इंटरनल कंपोनेंट को ऑर्गेनाइज करता है, और भी किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में, और डिवीजन, जब सेल डिवीजन होते हैं ना तो उसमें भी आपको साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं। तो यही इसमें लिखा गया है, मेंटेनिंग इट्स शेप्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स, इट आल्सो हेल्प विद सेल मूवमेंट, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, डिवीजन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बीच सेल ऑर्गेनाइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन सेल डिवीजन, तो आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा साइटोस्केलेटन। यहाँ पर देखिए साइटोस्केलेटन का डायग्राम बनाया हुआ है। अगर क्वेश्चन आपसे यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ साइटोस्केलेटन एंड डिस्क्राइब इन द साइटोस्केलेटन, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ड्रा कर दीजिएगा और साइटोस्केलेटन का जो मैंने अभी पढ़ाया वो लिख दीजिएगा, और भी आप लोगों को कुछ नॉलेज होगा वो लिख दीजिएगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या होगा, जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है वही मेन पॉइंट होगा। तो आप लोगों को क्या इससे क्या हो जाएगा, जब डायग्राम वगैरह बना के आप दीजिएगा ना एग्जाम, तो इससे आपका मार्क्स इंप्रूव होंगे, मार्क्स अच्छे नंबर आएंगे उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर डज सेलुलर रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन ए सेल। मैंने बताई थी कि सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ होते हैं, आप सभी लोगों को पता है कहाँ होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, जल्दी से कमेंट में लिखिए कहाँ होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। तो सेलुलर रिस्पिरेशन आपका मेनली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस। नहीं, न्यूक्लियस में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर हो रहे थे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेलुलर रिस्पिरेशन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं। बी ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम में क्या हो रहा था आपका, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर गोल्जी अपरेटस में क्या हो रहा था आपका, गोल्जी अपरेटस में आपका क्या हो रहा था, गोल्जी अपरेटस में आपका प्रोटीन का मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग हो रहा था। इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो मैंने अभी बताई वही इसका एक्सप्लेनेशन है। सेलुलर रिस्पिरेशन द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स प्रोड्यूस एनर्जी। सेलुलर रिस्पिरेशन किसको कहते हैं, वैसा प्रक्रिया जिसमें एटीपी प्रोड्यूस हो उसको क्या कहते हैं आप, सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है सेलुलर रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग को ना क्लास में सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ उसको अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जितना भी सेल से रिलेटेड रहेगा इस बेसिस पर आया क्वेश्चन, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा अगर आप लोग ध्यान से क्लास कीजिएगा तो। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑफन कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का और क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही था कल का क्लास, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाई थी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, तो किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और क्यों बोला जा रहा था पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि एटीपी जनरेट कर रहा था, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जा रहा था, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर because they generate most of the cells ATP through process like the Krebs cycles और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब आपने पढ़े हैं ना, Krebs साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसी के दौरान ना तो आपका एटीपी बनता है, तो यही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following structures contains genetic materials in eukaryotic cell। चलिए अभी मैंने कितने बार बोल दिए कि जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में कौन कंटेन कर रहे हैं, बताइए इसका जल्दी से आंसर कमेंट में दीजिए। जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक सेल में कौन कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस। कौन कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, नहीं साइटोप्लाज्म में तो जेनेटिक मटेरियल कंटेन नहीं होते। सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियस। यस करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस।
चलिए इसका डायग्राम दिखाया गया यूकैरियोटिक सेल का प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल को कौन कंटेन करते हैं, तो आपका आंसर क्या होता? आपका आंसर होता है न्यूक्लियोइड। क्या ऑप्शन होता है? न्यूक्लियोइड। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल कौन स्टोर कर रहा है यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल का कौन कर रहा है? न्यूक्लियस कर रहा है। लेकिन यहीं पर कौन कर रहा है? यहाँ पर न्यूक्लियोइड कर रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है? प्रोकैरियोट में करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल। अब पूछ रहा है कि प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या पर्पस है, क्या काम है। तो अब सभी लोगों को पता होगा कि सेल वॉल क्या करता है। सेल वॉल जो सेल है उसका स्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोटेक्ट करके रहता है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस कोई भी आके सेल के अंदर ना आ जाए, वो कौन प्रोटेक्ट करता है? आपका सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है। और जो स्ट्रक्चर सपोर्ट कौन देकर रखा है? आपका सेल वॉल। तो यहीं पर यहाँ लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नहीं, डिहाइड्रेशन से कौन बचाता है सेल को? डिहाइड्रेशन से आपका क्यूटिकल बचाता है। कौन बचाता है डिहाइड्रेशन से? आपका डिहाइड्रेशन से आपका क्यूटिकल बचाता है। बैक्सी क्यूटिकल एक रहते हैं सेल पर प्रेजेंट, वही कौन बचाते हैं डिहाइड्रेशन से? क्यूटिकल। फिर क्या है? कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स। नहीं, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल नहीं करता, सेल मेम्ब्रेन का काम हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या है? प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। यस, करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि आपका सेल क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर सिंथेसिस प्रोटीन्स। नहीं, कौन कर रहा है? राइबोसोम्स। किसका काम है प्रोटीन को बनाना? राइबोसोम का। किसका काम है? राइबोसोम का काम है। देखिए यहाँ पर सेल वॉल का आपका क्या डायग्राम दिखाया गया है। डिफिनीशन यहाँ पर क्या है कि स्ट्रक्चर लेयर नेक्स्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन के जो बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं? आप सेल वॉल। जो बाहर वाला जो लेयर है उसको क्या बोलिएगा? सेल वॉल आपका बाहर वाला है। और इसके जो अंदर है क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन में जो मैंने अभी बताई वही एक्सप्लेनेशन में भी है। तो चलिए फिर भी देख लिया जाए क्या है नहीं है। जो क्या है सबसे फर्स्ट लाइन, द सेल वाली जो रिजिड लेयर। सेल वाल क्या ऐसा रहता है? रिजिड लेयर सराउंडिंग द प्लांट सेल। सेल वाले का रिजिड लेयर है जो क्या करता है? प्लांट सेल के बाहर रहता है, मतलब सराउंड किए रहते हैं, प्लांट सेल को चारों ओर से घेरे हुए सेल वाल। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द प्लांट सेल वाल इज मेड अप ऑफ। तो आप लोग क्या बोलिएगा? प्लांट सेल वाल किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का। किसका बना हुआ रहता है? सेलुलोज का। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस आपका मेनली क्या रहता है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट। सेल का क्या करे? स्ट्रक्चर सपोर्ट दे हेल्प द सेल मेंटेन इट्स शेप, जिससे क्या हो आपका सेल है जो शेप को मेंटेन करके रखे। फिर क्या है? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एंड एक्सटर्नल डैमेज। और क्या करता है? सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे? मैकेनिकल स्ट्रेस से और एक्सटर्नल डैमेज से। फिर क्या है? प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग व्हेन वाटर इंटर्स, मेंटेन टारगेट प्रेशर। क्या होता है? जब आपका सेल में जब वाटर एंटर करता है तो ऐसा ना हो कि वो ब्लास्ट हो जाए टारगेट प्रेशर के कारण। वो टारगेट प्रेशर को क्या करके रखे? मेंटेन करके रखे। ये ना हो कि पूरा पानी आ रहा है जिससे क्या हो आपका सेल ब्लास्ट हो जाए। तो उससे भी कौन मेंटेन करता है? सेल वाल उससे को मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन। और प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन कौन कर रहा था? बैक्सी क्यूटिकल। ये भी ऑप्शन था ना, तो यही दिखा गया कि ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ। तो क्यों गलत हुआ? क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं करता है, इसका काम कौन करता है? बैक्सी क्यूटिकल। कौन करते हैं? बैक्सी क्यूटिकल। एंड सेल मेम्ब्रेन प्ले बिगर रोल इन प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन। और सेल मेम्ब्रेन भी डिहाइड्रेशन में एक रोल प्ले करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि डिहाइड्रेशन में कौन कौन सा मेम्ब्रेन या कौन हेल्प करते, तो आप क्या बोलिएगा? बैक्सी क्यूटिकल, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या है? कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। ये कौन कर रहा था? ये भी सेल मेम्ब्रेन का काम है, ना कि सेल वॉल का। फिर सिंथेसिस प्रोटीन तो आप सभी लोगों को पता है, मैंने कितने बार बोल चुकी हूँ। कौन सा? राइबोसोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। बताइए सिलिया एंड फ्लैजेला का कौन मूवमेंट करता है? कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? माइक्रोफिलामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है, या राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बताइए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? अभी मैंने बताई थी कौन सा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप लोग को सबको पता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है, ना कि माइक्रोफिलामेंट्स।
माइक्रो, चलिए ऑप्शन हम लोग देख लें। सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स, नहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यस करेक्ट आंसर इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। और फिर क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम आपका क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस, और इसमें क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस होता है। और माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम रहता है, आप लोग सभी बताइए कि माइक्रोफिलामेंट्स का क्या काम है, क्या क्या काम है माइक्रोफिलामेंट्स का। माइक्रोफिलामेंट्स का काम रहता है मेनली सेल शेप और मसल कंट्रैक्शन और इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन क्या बोला जा रहा है, द मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज फैसिलिटेटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पर देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैं डायग्राम दिखाई हूँ, अगर एग्जाम में आ जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायग्राम बनाने के लिए तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। फिर माइक्रोफिलामेंट का ये डायग्राम दिखाया गया है। अब मेनली आप डिफरेंस समझिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट दोनों किसका पार्ट है, साइटोस्केलेटन का पार्ट है, लेकिन दोनों में मेनली डिफरेंस क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल आपका सिलिया और फ्लैजेला का मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन वहीं पर आपको माइक्रोफिलामेंट सेल शेप, मसल कंट्रैक्शन, इंट्रासेलुलर मूवमेंट, इसमें आपका माइक्रोफिलामेंट काम करता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल सिलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यही इसका मेन डिफरेंस हो जाते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका कहाँ हेल्प करते हैं, सिलिया और फ्लैजेला के मूवमेंट्स में, लेकिन माइक्रोफिलामेंट किस में हेल्प करते हैं, सेल शेप और मसल कंट्रैक्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, आप लोगों को सभी को पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल हार्म, नेक्स्ट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, सिंथेसिस प्रोटीन, डी मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस। बताइए कौन है, रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल हमें कौन करेगा, सेल वॉल करेगा, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन करेगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम नहीं रहेगा। लेकिन रेगुलेट द मूवमेंट अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ऑब्वियसली बात है, इसका संबंध किससे रहेगा, न्यूक्लियस से रहेगा। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो क्या करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसाइड करेगा इसके अंदर कौन सा मोलिक्यूल बाहर जाए नहीं है, कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगा। और किसके हेल्प से जाता है, एक पोर रहता है न्यूक्लियर में, उसी के हेल्प से कोई भी मोलिक्यूल है जो अंदर जाते हैं और अंदर बाहर आते हैं। फिर क्या है, सिंथेसिस प्रोटीन कौन कर रहा था, राइबोसोम, मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ये कौन करता है, न्यूक्लियर लमीला करता है, कौन करता है, क्वेश्चन अगर आएगा आपसे कि शेप ऑफ द न्यूक्लियस कौन मेंटेन करता है तो ऑप्शन इसका क्या होगा, न्यूक्लियर लमीला, कौन करता है, न्यूक्लियर लमीला। चलिए देखा जाए एक्सप्लेनेशन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर इनवेल्प इज ए डबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर से घेरा हुआ है, किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। एक प्रोकैरियोटिक सेल में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, सिर्फ किस में रहते हैं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में रहते हैं। तो यही इसमें बोला गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेन है जो किसका, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है। इट है जो न्यूक्लियर पोर, क्या है, न्यूक्लियर पोर है दैट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मोलिक्यूल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इंश्योरिंग प्रॉपर सेलुलर फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर रहता है, उसके हेल्प से आरएनए प्रोटीन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। फिर मेंटेन द शेप ऑफ द न्यूक्लियस कौन कर रहे थे, न्यूक्लियर लमीना कर रहे थे, कौन कर रहा था, न्यूक्लियर लमीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द सेल इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग प्रोटीन फॉर सिक्रेशन। बताइए इसका आंसर, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी कि कौन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन कर रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग कौन करता है प्रोटीन का, क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट में लिखिए क्या होगा इसका आंसर, गोल्जी अपरेटस, क्या होगा, गोल्जी अपरेटस। तो चलिए आप लोग देखा जाए ऑप्शन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, नो, माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गोल्जी अपरेटस, यस करेक्ट आंसर इज गोल्जी अपरेटस। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ACR, और फिर क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। यहाँ पर देखिए गोल्जी अपरेटस का डायग्राम दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कौन है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के लिए सही है।
तो आप लोगों को पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट रहते हैं, यूकैरियोटिक सेल में क्या नहीं प्रेजेंट रहते हैं, इसी के बेसिस पर एक क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज दे हैव ए न्यूक्लियस, और फिर नेक्स्ट इज दे हैव ए राइबोसोम, नेक्स्ट ऑप्शन दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट दे हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो दोनों में प्रेजेंट रहते हैं? करेक्ट आंसर इज दे हैव ए राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। एक में 70s राइबोसोम रहते हैं तो एक में 80s। 70s में किस में रहते हैं? 70s प्रोकैरियोटिक सेल में, और 80s किस में रहते हैं? यूकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं? 80s, और प्रोकैरियोटिक में 70s। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम, न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें, और इसमें न्यूक्लियस की जगह क्या प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहते हैं। फिर इसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम क्या है? दोनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस अकर्स इन द न्यूक्लियस, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो न्यूक्लियस में होता है? आप सभी लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में कौन सा प्रोसेस होता है मेनली। चलिए हम लोग ऑप्शन देख लिया जाए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज प्रोटीन साइंथेसिस, नहीं, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज डीएनए रेप्लिकेशन, यस, डीएनए रेप्लिकेशन किस में हो रहा था? न्यूक्लियस में हो रहा था। सेलुलर रिस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, और प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। चलिए थैंक यू, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।